जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। बिहार बोर्ड का क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान के भूगोल का जो खंड एक का भूगोल का अध्याय 1 का सी कहिए या ग कहिए चल रहा है, जिसका नाम है वन एवं वैज्ञानिक संसाधन। इसमें पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो पाठ का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, वन और वन्य प्राणी संसाधन। यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन से तात्पर्य होगा कि जो वन या जंगल और उसमें रहने वाले जीव जंतु प्राणी से वन से हमें क्या क्या प्राप्त होती है, वन से हमें क्या क्या लाभ होता है, और वन्य जीव जो हैं, वन में पाए जाने वाले जो जितने भी जंगली जानवर जंतु हैं, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है और वो कैसे संसाधन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत क्षेत्रीय क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो ऑप्शन है 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। तो सही आंसर होगा 19.27%। नेक्स्ट देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार है। भारत में वनों का कितना विस्तार है? तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में भारत में वनों का विस्तार है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? जो बिहार की कुल भूमि है 94,143 वर्ग किलोमीटर, 94,143 वर्ग किलोमीटर में। तो कितने क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो उसके कितने प्रतिशत में? तो 5% में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में से कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन का है? मतलब जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें 188 जो जिले आदिवासी जिले हैं, उनमें कुल क्षेत्र का 1% कितना है? तो ऑप्शन है 75%, 80.05%, और 90.03% और 60.11%। तो सही ऑप्शन होगा 60.11%। आदिवासी जिला का अर्थ वह होता है जिस जिले में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है अन्य जातियों की तुलना में, उसे आदिवासी जिला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार है। अगर प्रतिशत की विस्तार है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 5 वर्गों में। सही आंसर होगा 5 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 7 है वस्तुनिष्ठ में। 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुए हैं? ऑप्शन है 30,000 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 25,200 वर्ग किलोमीटर और 35,500 वर्ग किलोमीटर। तो सही ऑप्शन होगा 26,200 वर्ग किलोमीटर। 1951 से लेकर 1980 तक वन क्षेत्र जो भूमि में परिवर्तित हो गए, यानी कि वनों की कटाई करके उसे खेती योग्य कृषि योग्य बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का प्रावधान का संबंध किससे है? जो संविधान की धारा 21 है उसका संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। किससे है? तो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो ऑप्शन है 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो सही ऑप्शन होगा 4 अरब हेक्टेयर। 4 अरब हेक्टेयर पर 1948 में जो FAO की वानिकी रिपोर्ट थी उसके अनुसार 4 अरब हेक्टेयर में विश्व में वन का विस्तार था। वानिकी वन का अर्थ हुआ कि जो प्राकृतिक द्वारा वन है वह प्रकृति द्वारा विस्तृत जो जंगल वन है वह हो गया। वानिकी का अर्थ हो गया कि जो कृत्रिम रूप से किसी खास जगह पर वन तैयार किया जाता है, जंगल तैयार किया जाता है, उसे वानिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वर्सन हुआ? तो इसका आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो जो डॉल्फिन है ये भारत में पाया जाता है और डॉल्फिन पे एक केंद्र भी स्थापित किया गया है बिहार में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो सही ऑप्शन होगा मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सुंदरबन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तीय राज्यों में। तो सही ऑप्शन होगा सुंदरबन में। सुंदरबन में मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, या ये कहा जाए विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वह है सुंदरबन। नेक्स्ट है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग खास करके कैंसर के लिए होता है। देखते हैं आंसर में क्या दिया है। मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो यहाँ पे कैंसर दिया है तो कैंसर में होगा। जो टेक्सोल के जो है ये पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, उसी के पेड़ से निकाला जाता है। चरक का संबंध किससे है? किस देश से है? चरक जो है वो उनका संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो चरक का संबंध भारत से। चरक संहिता लिखी है। चरक का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। चिकित्सा क्षेत्र से। अब आता है लघुत्तरीय प्रश्न। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। बिहार में वर्तमान में वन संपदा की क्या स्थिति है, इसकी वर्णन कीजिए। तो बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय हो गई है। मतलब बिहार में वन विस्तार बहुत दयनीय है। यहाँ पे बिहार में वन के विस्तार न के बराबर है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र पाया गया है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र कितना है? तो 7.1% है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र समाप्त हो गए हैं। बिहार के में कुल 38 ज़िले हैं और उनमें से 17 जिलों में वन का क्षेत्र लगभग समाप्त हो चुका है। पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास और कैमूर, औरंगाबाद जिलों में वनों की स्थिति कुछ बेहतर है, जिनका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है। मतलब देखिए बिहार में मुख्यतः किन जिलों में वन संपदा है? तो वो है, अगर बिहार के हिसाब से देखा जाए तो
पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद। शेष में अक्रमिक वन क्षेत्र है। वन के नाम पर केवल झाड़ झरमुट है बच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। मतलब वन विनाश का मुख्य कारण क्या है उसको लिखिए। तो वन विनाश का मुख्य कारण होता है कि जो मनुष्य के है आपसी मतलब जो स्वहित यानी खुद के हित के लिए जो इच्छा होती है वो वह है। मुख्य रूप से इसमें आएगा कृषि के लिए भूमि का विस्तार हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या हो जाएगा और पेड़ों की कटाई इत्यादि बहुत से है जो कि बिहार के सापेक्ष पूछे या भारत के सापेक्ष पूछे या विश्व के सापेक्ष पूछे तो यही होगा आंसर। तो देखते हैं आंसर क्या दिया है। दिया है आंसर, वन विनाश के मुख्य कारण निम्न है। कृषिगत भूमि का फैलाव, नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के कारण, पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग, पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्षारोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां नष्ट हो गई है। जैसे सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। भोजन, सुरक्षा एवं आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार एवं वन विनाश एक प्रमुख कारक है। जो क्या होता है कि कहीं पे केवल अगर लगेगा तो कहीं पे देखा जाता है फायदा किस में है, तो कहीं पे केवल अगर जैसे आम लगा दिए, शीशम लगा दिए, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है उदाहरण के तौर पे कि जो सागवान का एकल रोपण किया गया है दक्षिण भारत में, जिससे अन्य जो भी पेड़ है वो खत्म हो चुके हैं। इसी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे बिहार के तराई क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर किस पेड़ों का विकास होता है, तो जो फलदायक पेड़ है जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। जो वन है उसके पर्यावरणीय महत्व क्या है उसका वर्णन कीजिए। वन एवं वन प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। यह केवल एक संसाधन नहीं है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। जो वन है वह केवल एक संसाधन ही नहीं है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घटक है। यह जीवमंडल के सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का स्रोत वनस्पति ही है। जितने भी प्रकार के जीव जंतु कीट पतंगे हैं उन सभी के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो कहाँ से मिलती है, प्राप्त होती है, तो वो होती है वन से। वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख निम्नलिखित है। मतलब कौन कौन से 4 प्रमुख कारण हैं जिसके कारण से वन का ह्रास हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं बढ़ती जनसंख्या। जो यहाँ पे आप कमी देखे उसको ही लिख सकते हैं। वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारक निम्नलिखित है। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, यातायात की सुविधा में वृद्धि आदि कारणों से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हो रहा है। जो वन्य जीव हैं उनके प्राकृतिक जो आवास है, जो वन है, जंगल है, उनको वहाँ पे पेड़ों की कटाई कर वहाँ पे मानव अपने रहने के लिए घर और कल कारखाने इत्यादि का निर्माण कर रहा है, जिससे वन्य जीवों का सामान्य वृद्धि जनन क्षमता में कमी हुई है। नेक्स्ट है, प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण के
कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। जो प्रदूषण के कारण वन्य जीव के साथ साथ जो मानव है उनके भी जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। आर्थिक लाभ के अनेक वन्य जीवों एवं उसके उत्पाद का आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है, जिससे उनका दोहन हो रहा है। जैसे आर्थिक लाभ के लिए बाघ, शेर, हिरण इत्यादि जो भी जंगली जानवर हैं, हाथी को शिकार किया जा रहा है। सहविलुप्तता जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है। जब कोई एक जाति विलुप्त हो, सहविलुप्तता का अर्थ हुआ कि जब कोई एक जाति विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उस पर जो आधारित जाति होगी वो भी विलुप्त हो जाएगी। जैसे अगर हिरण विलुप्त हो जाए तो उस पर आश्रित जैसे लोमड़ी है, चीता है, शेर, बाघ इत्यादि जो भी जानवर है वो विलुप्त होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। जो वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो सहयोगी रीति रिवाज है, मतलब क्या कौन सा रीति रिवाज अपनाना चाहिए जिसके लिए वन और वन्य जीवों के संरक्षण में मदद मिले, तो है यहाँ पे सहयोगी रीति रिवाजों का वन और वन्य जीवों के संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का प्रयोग करते हैं। इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। जैसे जो धार्मिक गांव या आदिवासी लोग हैं जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसमें वे कितनी प्रकार के पशुओं को पूजते हैं या कितने प्रकार के पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, जिसके कारण उनकी वो रक्षा करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे वैज्ञानिक लाभ भी होता है। आदिवासी अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन्य जीवों से भावनात्मक एवं आत्मिक लगाव होता है। जो वन्य जीव होते हैं उनसे भावात्मक और आत्मिक लगाव होता है। वे प्रजनन काल में मादा पशुओं का शिकार नहीं करते और वन संसाधनों का चक्रीय वृद्धि पद्धति करते हैं। वन के खास क्षेत्रों को सुरक्षित रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। जो वन का जो खास चक्रीय पद्धति है उसको वो सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसमें खुद ही वो प्रवेश नहीं करते, क्योंकि वो जब यहाँ पे दिया है जो प्रजनन काल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं चिपको आंदोलन क्या है। जो चिपको आंदोलन क्या है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत तत्कालीन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, में शुरू हुआ था। उसके मुख्य प्रेरणा थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी मृत्यु देहांत 2021 में हो गई। उत्तर प्रदेश उसमें क्या होता था कि पेड़ों से लोग चिपक कर और पेड़ काटने से मना करते थे। और इसी से संबंधित एक और है अमृता देवी, वो राजस्थान से संबंधित हैं। चिपको उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। कब शुरू हुआ, तो 1972 में 3 जनजातियों द्वारा जो अनपढ़ थे, जो साक्षर नहीं थे, उनके द्वारा इस आंदोलन में स्थानीय लोगों ठेकेदारों को हरे भरे पेड़ पौधे को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधे को घेर लेकर उसकी रक्षा करते हैं। कई देशों में इसे स्वीकारा गया है। मतलब जब उसे अनपढ़ लोग थे, जो अनपढ़ जनजाति थी, 1972 में गांव में कुछ ठेकेदारों ने पेड़ों की हरे भरे पेड़ पौधे की कटाई शुरू की, तो उसको देखकर उसे अपने आगोश में, मतलब उसे अपने बाहों से समेट कर लिपट गए, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। इस प्रकार से उन्होंने पेड़ पौधे की रक्षा की और इस पद्धति को बहुत से देशों ने अपनाया भी है। कैंसर के उपचार में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में वन का क्या योगदान है। जो कैंसर का उपचार में वन का क्या योगदान है, तो कैंसर के उपचार में आपको
इसके पिछले क्वेश्चन में पढ़ाए थे, टेक्सोल नामक जो दवा है वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ से प्राप्त की जाती है। तो देखते हैं क्या है। हिमालयन वन होगा, यहाँ पे यव नहीं होगा, हिमालय वन चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष टेक्सन बेनकोटा टी ब्रहवीफोलिया एक औषधीय पौधा है। क्या है? तो एक औषधीय कौन कौन सा है? चीड़ प्रकार का है, सदाबहार, टेक्सस और टी ब्रहवी। हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्ती, टहनी और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। जय शिव। जो चीड़ की छाल से, जो चीड़ की पेड़ है उसके जो छाल होता है, छाल, पत्ती और टहनियों से कौन और जड़ों से क्या निकाला जाता है? टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर रोधी औषधि या दवा बनाया जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। जो ये विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कौन सी औषधि है? तो टेक्सोल है। कौन सा औषधि है? तो टेक्सोल जो ये औषधि है, यही किसके लिए बिकता है? तो कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 विलुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम बताइए। मतलब 10 ऐसे पशु पक्षियों का नाम बताइए जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने वाले हैं। तो एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाला बत्तख है, गुलाबी सिर वाला बत्तख, डोडो है, गिद्ध है, गिद्ध लगभग भारत से खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया में है, स्टीलर्ज शिकागो रूस में है, शेर की 3 प्रजाति है, बाली, जवान और कास्पियन अफ्रीका में है, कस्तूरी मृग, चीतल इत्यादि। जो कस्तूरी मृग और चीतल है ये भी है, जो ये क्या है? तो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर विचार कीजिए। जो वन्य जनित प्रदूषण है, जो वन्य जनित प्रदूषण है उससे जो समस्या है उस पर विचार कीजिए। पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव प्रमुख प्रदूषक है। क्या है? पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव जो है वो प्रमुख प्रदूषक है, जिन्हें वन्य जीवों को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इससे इनके प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। जब प्रदूषण होगा तो इनके प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होगा। जब प्रजनन क्षमता प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है कि वन जीवन घटता जाएगा और बहुत से वन जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं प्रांतों का नाम लिखिए। मतलब जो भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल के नाम और उनका क्या क्षेत्रफल है और किस राज्य में है, उनका विवरण लिखना है। तो ये है, पहला है नीलगिरी, दूसरा है मानस। नीलगिरी का जो क्षेत्रफल है 5520 वर्ग किलोमीटर है। किस राज्य में? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। मानस है का क्षेत्रफल है 2837 वर्ग किलोमीटर, असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। जो वन और वन्य जीवों का क्या महत्व है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अब तक के जितने भी लेक्चर हुए हैं उस हिसाब से वन संसाधन से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग आराम से कर सकते हैं। वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन करें। वन एवं वन्य जीव हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर, ये मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन जो है पृथ्वी का क्या है? तो सुरक्षा कवच है। और पृथ्वी का ऑक्सीजन का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेज़न को। अमेज़न की जो वन है, जंगल है, उसे कहा जाता है।
वन एवं वन्य जीवों के महत्व निम्नलिखित है। वन और वन्य जीवों का जो महत्व निम्नलिखित है कौन कौन से है? तो प्राकृतिक संतुलन, आर्थिक महत्व, वैज्ञानिक उपयोगिता इत्यादि है। तो वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संतुलन कायम रखने में मदद करते हैं। जैसे आवास एवं अन्य कार्यों के लिए जंगल काटे जाने से अनेक पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे मृदा अपरदन, अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि का सामना करना पड़ा। आर्थिक महत्व वन एवं वन्य जीवों से होने वाले वन एवं वन्य जीवों से अनेक ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है, जैसे कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटी, हाथी दांत, चमड़ा इत्यादि। कीमती लकड़ियों में जैसे सागवान, चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन है, चंदन इत्यादि। आपने पुष्पा मूवी में देखा भी होगा चंदन की लकड़ी को लेकर तस्करी का। जो जड़ी बूटियाँ हैं, जड़ी बूटी में आपने जैसे देखा ही है कि कैसे कैंसर के और भी बहुत से औषधि तैयार की जाती है। वैज्ञानिक महत्व, वैज्ञानिक उपयोगिता है। उसके बाद से सांस्कृतिक महत्व है, क्रीड़ा तथा आनंद। वैज्ञानिक महत्व उपयोगिता में वन्य प्राणी पर किए गए प्रयोगों के जरिए शरीर रचना, कायरकीय तथा पारिस्थितिकी तथ्यों पर अपार ज्ञान प्राप्त हुआ है। नई औषधियों के गुण अथवा नई शल्य चिकित्सा प्रणाली की महत्ता की जांच से पहले मेढक, खरगोश, बंदर, भेड़ इत्यादि प्राणियों पर किए जाते हैं। जितने भी प्रकार के वैज्ञानिक जांच या जितने भी प्रकार की दवाएं तैयार की जाती है तो पहले जो जंगली जानवर या जो भी पालतू पशु होते हैं उन पे पहले उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, फेस वॉश हुआ, या जो भी फेशियल क्रीम हुआ, ब्यूटी फेयरनेस क्रीम हुआ, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम हो या कोई भी दवा औषधि हो, उसका पहला प्रयोग किन पे होता है? तो जैसे खरगोश हो गया, मेढक हो गया, बंदर हो गया, भेड़, कुत्ता इत्यादि जीवों पर किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व में अनादिकाल से मनुष्य का वन्य जीवों से सांस्कृतिक एवं धार्मिक लगाव रहा है। मनुष्य पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला इत्यादि की पूजा करता रहा है। हिंदू धर्म में मत्स्य, नरसिंह, हनुमान इत्यादि को देवताओं का अवतार समझा जाता है। बाघ, गरुड़, चूहा, बैल इत्यादि को दुर्गा, विष्णु, गणेश, शिव इत्यादि देवताओं का वाहन समझा जाता है। पौराणिक कथाओं एवं साहित्य वन्य जंतुओं के विवरण से भरे हुए हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले ही इस चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग पे इसरो के प्रमुख जो चीफ हैं उन्होंने एस सोमनाथ सर ने कहा था कि जो भी चीज़ें हैं वो पौराणिक जो भी ग्रंथ है उनसे वो सीखने को मिलता है। उन्हीं को अध्ययन के जरिए जितने भी प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य होते हैं उसी से संबंधित होते हैं। या उनका कहना था कि जितने भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है, वे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्यों को वैज्ञानिक रिसर्च में मदद करते हैं। क्रीड़ा तथा आनंद अनुभव, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रीड़ा तथा आनंद अनुभव। हमारे देश में वन्य जीवों की बहुलता है और वे क्रीड़ा तथा आनंद अनुभूति के अपार स्रोत। भिन्न पशुओं तथा पक्षियों क्रीड़ाएं मनमोहक दृश्य उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों के वन विस्तार से कीजिए। वर्णन मतलब जितने भी प्रकार के वर्ग है उनका वर्णन विस्तार से कीजिए। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर समूचा पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। इस राज्य को असम और सिक्किम को छोड़कर लगभग पूरा जो पूर्वोत्तर राज्य है इस वर्ग में आते हैं। इस क्षेत्र में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। जो पूर्वोत्तर राज्यों में असम और सिक्किम को छोड़कर वहाँ पे कितने वनों का विस्तार है, तो 75% से अधिक। सघन वन, इसके अंतर्गत 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि आती है। जो सघन वन के अंतर्गत में 73.6 लाख हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। इसका क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र? हिमालय, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ पे वनों का घनत्व है 621.99%। 621.99%। खुले वन का है 2.59 करोड़ हेक्टेयर। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि। इस प्रकार के वनों का विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 29.89% है। तो जो खुले वन कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में है। झाड़ियाँ एवं अन्य वन। राजस्थान, यहाँ पे एक रॉक काट लीजिएगा, राजस्थान होगा। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। इसलिए यह क्षेत्र इसी वर्ग में आते हैं। सम्मिलित इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.66% है। 8.66% है। अब है मैंग्रोव या तटीय वन। विश्व के तटीय क्षेत्र मैंग्रोव का मात्र 5% यानी 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्री तट राज्यों में फैला है। इसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है। इसके बाद गुजरात के अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। गुजरात के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर कुल 12 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव वन है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन और दीव शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से लिखिए। मतलब जैव विविधता क्या है और यह मानव के लिए क्यों जरूरी है, इस पर विस्तार से वर्णन कीजिए। जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव
जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों को इंगित करता है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है। लगभग पृथ्वी पर 1 करोड़ के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। ये हमारी धरा पर अमूल्य धरोहर है। धरा अर्थात पृथ्वी पर अमूल्य धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारी सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इनसे हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खाल, आवास आदि की सामग्री या अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनकी चहक महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी के लिए ये श्रृंगार के समान है। पारिस्थितिकी के लिए क्या है? श्रृंगार के समान है। भारत में सदैव आदर भाव में पूज्य समझा गया है। मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो सैलानियों के लिए आकर्षण का विषय होता है। जो ये जैव विविधता है, सैलानियों या पर्यटनों के लिए क्या है? तो आकर्षण का केंद्र होता है। और जो मनुष्य हैं उनके लिए क्या है? प्रेरणा के स्रोत हैं। ये पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तार पूर्वक बताएं कि क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारण है। विस्तार पूर्वक बताइए कि जो मानव क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत के लिए खतरनाक है, हानिकारक है या उनके वृद्धि में बाधक है। तो आंसर है मानव जीव मंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य। जो मानव है ये वो क्या है? जीव मंडल का जो मानव है ये जीव मंडल का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, जो न सिर्फ अन्य जैविक सदस्यों को प्रभावित करता है बल्कि पर्यावरण के जैविक घटकों में भी अत्यंत परिवर्तन लाता है। मानव अपनी बुद्धि और विवेक के कारण प्रकृति के दूसरे जीवों और अजैविक घटकों का प्रयोग कर अपने जीवन को सुखमय और आरामदायक बनाता है। किंतु जब मानव के क्रियाकलाप अनियंत्रित हो जाते हैं तो पर्यावरण के घटकों जैसे वायु, जल एवं मृदा दूसरे जीवों में अनावश्यक परिवर्तन आ जाता है, जो वनस्पतियों और प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मानव खेती के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटता है और अभी भी काट रहा है। शाकाहारी एवं मांसाहारी जानवरों का अंधाधुंध शिकार कर जीवों में असंतुलन पैदा कर रहा है। बहुत से जंतु लुप्त होने के कगार पर है, जैसे सींग, बाघ, चीता, बारहसिंगा, कस्तूरी मृग इत्यादि। तो आपने देखा भी होगा नामीबिया से और अफ्रीका से हमारे प्रधानमंत्री ने चीता मंगवाए हैं। मानव के निम्नलिखित क्रियाकलाप वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास के कारण है। औद्योगिकरण में अनियोजित वृद्धि, जंगली जंतुओं का शिकार, आवासीय कृषि योग्य भूमि का विस्तार। नेक्स्ट है हानिकारक रसायनों का अनियोजित प्रयोग, आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु जैव विविधताओं का अतिदोहन, जनसंख्या में वृद्धि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जैव मंडल की चर्चा कीजिए, विस्तार से चर्चा कीजिए। हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। इसकी गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में की जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ और
का 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। इन्हीं जैव विविधता के संरक्षण हेतु यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, जिनका विवरण निम्न है। नीलगिरी 55 से 20 किलोमीटर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तार है। नंदा देवी 2236.74 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड में नोकरे के 820 स्क्वायर किलोमीटर। मेघालय मानस 2837 स्क्वायर किलोमीटर। असम सुंदरवन 9630 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल मन्नार की खाड़ी 10,500 वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु ग्रेट ब्रिटेन 885 स्क्वायर किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सिमिलीपाल 4374 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा डिब्रू साईकोबा 765 वर्ग किलोमीटर। असम में दिहांग देवांग 51 से 11.5 स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश कंचनजंगा 26 से 19.92 स्क्वायर किलोमीटर। सिक्किम पंचमढ़ी 49 से 26.28 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश अगस्थयमलाई 17 से 1 स्क्वायर किलोमीटर। केरल अचानक कमार अमरकंटक 38 से 35.51 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो अचानक कमार है, अचानक कमार जो कहाँ है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। और अमरकंटक है कहाँ पे? अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो ये विस्तृत क्षेत्र है ये है 38 से 35.51 किलोमीटर। अब कुछ अन्य प्रश्न जो आपके जो अभ्यास प्रश्न में नहीं दिया गया है, लेकिन आप ही के किताब के जो पाठ है उसमें से निकाला गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है, निम्न में कौन भारत को छोड़ अन्य देशों में दुर्लभ है? तो बाघ और सिंह लगभग भारत में भी अब दुर्लभ हो रहे हैं। इनमें कौन हमारे देश में प्रायः लुप्त हो चुका है? तो चीता को प्रधानमंत्री ने नामीबिया और अफ्रीका से इंपोर्ट किए हैं। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? भेड़िया है जो शाकाहारी नहीं है, और भेड़िया को ही कोई पालतू नहीं बना सकता है। जैसे शेर, बाघ, चीता इत्यादि जो भी जानवर देखे होंगे उसको सर्कस में आप देख चुके होंगे, लेकिन भेड़िया को आप नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खुखार होता है और इसे कोई भी बंदी नहीं बना सकता या ना पालतू बना सकता है। इनमें से किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो देवदार की। जो देवदार की पेड़ होती है वो बहुत ही कठोर होती है। नेक्स्ट है, थोड़ा तेजी में चलेंगे। इनमें कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं है या कारण नहीं बनता है? तो व्यापार की वृद्धि। जो व्यापार की वृद्धि है ये वन और वन प्राणियों के विकास का कारण नहीं बनती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति बनाई गई? तो भारत में सर्वप्रथम वन नीति 1894 में बनाई गई। पर्यावरण की दृष्टि से लगभग कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो मतलब पर्यावरण की दृष्टि से तो कितना होगा? तो 100/3 कहिए या 33.33%। 3%। बाघों को बचाने के लिए
बाघों बाघों को बचाने के लिए लागू की गई परियोजना का नाम बताइए। बाघों को बचाने के लिए लागू की गई परियोजना का नाम है बाघ परियोजना। और टाइगर स्टेट या बाघ राज्य किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में 11.22%। 22% यहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। राजस्थान और पंजाब के किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मतलब राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो राजस्थान और पंजाब में कंटीले वन पाए जाते हैं, क्योंकि इन प्रदेशों में 70% से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। वन को अनुपम संसाधन क्यों कहा गया है? जो वन है उसको अनुपम संसाधन क्यों कहा गया है? वन एक नवीकरणीय राष्ट्रीय संपदा है। क्या है? नवीकरणीय राष्ट्रीय संपदा है। नवीकरणीय अनवीकरणीय इन सभी के बारे में पहले क्लास 10 के जो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 में का पहले ही इसमें पूर्णतः व्याख्या करके बता दिए हैं। आप जाकर वीडियो देख भी सकते हैं कि वह नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है इत्यादि। इस संसाधन की उपस्थिति से कई जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है। वन के कारण तापमान में कमी हो, वर्षा की मात्रा बढ़ती है, भूमि कटाव को यह रोकता है, पशुओं के लिए भाईचारा के लिए चारा मिलता है, पशुओं के लिए इससे चारा मिलता है, मानव को ईंधन एवं अन्य कार्यों के लिए लकड़ियाँ, फूल फल, कच्चे माल भी मिलते हैं। मानव जीवन के आर्थिक विकास में एवं पर्यावरण की अनिवार्यता के कारण वन निश्चित रूप से अनुपम संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर वनों का ह्रास कब हुआ, इसके परिणामों का उल्लेख करें। मतलब जो बड़े पैमाने पर वनों का ह्रास कब हुआ उसके बारे में बताना है। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर वनों का ह्रास हुआ। इसके दुष्प्रभाव निम्न है। कई जीव जंतुओं की प्रजातियों का ह्रास है, वन उत्पादों की कमी, चारा एवं लकड़ियों की कमी, पारिस्थितिकी संकट, कई वनस्पतियों का विलुप्तीकरण, सूखा एवं दुर्भिक्ष में बढ़ोतरी, कई जीव जंतुओं के आवासों में कमी, कई जड़ी बूटियों का खात्मा। भारत में विभिन्न प्रकार के वन क्यों पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। विशाल उत्तर है विशाल अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, उच्चावच की विभिन्नता, जलवायु की आंतरिक विषमताओं के सम्मिलित प्रभाव तथा समुद्र की निकटता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनके नाम निम्न हैं: सदाबहार वन, पतझड़ वन, शुष्क एवं कंटीले वन, पर्वतीय वन, डेल्टा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन वन कोणधारी पेटी के रूप में उगे हैं, उनके 5 प्रमुख पेड़ों के नाम बताइए। भारत में पर्वतीय वन कोणधारी पेटी के रूप में उगे हैं। जो पर्वतीय पेड़ है वहीं जो वन है वहीं कोणधारी पेटी के रूप में उगे हैं, जो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। यह अधिक ऊंचाई पर हिमपातों वाले क्षेत्र में कोणधारी वन पाए जाते हैं। जो अधिक ऊंचाई वाले जहाँ पे हिमपात होता है वहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, तो कोणधारी वन। इनकी नुकीली पत्तियों से बर्फ फिसल कर गिर जाती है। कठोर शीत, पाला और बर्फ का मुकाबला करने में पेड़ समर्थ होते हैं। जो ये पेड़ होते हैं शीत,
पाला और बर्फ का मुकाबला करने में समर्थ होते हैं। इनके प्रमुख के जो पेड़ का 5 नाम बताना है, उससे ज़्यादा ही हम आपको बताएंगे। देवदार, पाइन, चीड़, बलूत, हेमलॉक, ओक, चिनार, चेस्टनर, वालनट, मेपल, मैग्नोलिया, स्यूस, ये हैं। लगभग हम 10 से या उससे ज़्यादा ही आपको बता चुके हैं। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। विभिन्न प्रकार के वनस्पति जीवों का विभिन्न प्रकार के भारतीय वनों के तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। इनमें किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और क्यों? धरातलीय स्वरूप, मिट्टी और जलवायु की दशाओं में विविधता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो निम्न है। चिरहरित वन या सदाबहार वन, पर्णपाती वन या पतझड़ वन, पर्वतीय वन या कोरधारी वन, डेल्टाई वन या ज्वारीय वन, कंटीले वन या मरुस्थलीय वन। अब यह हो गया। अब इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। सदाबहार वन, जो सदाबहार वन है, भारत में सदाबहार वन सघन होते हैं। इन्हें काटना, वनों से बाहर निकालना और उपयोग में लाना कठिन होता है, क्योंकि इनकी लकड़ी कड़ी होती है। इसमें कई जाति के वृक्ष एक साथ मिलते हैं। अधिक वर्षा और दलदली भूमि के कारण यातायात में कठिनाई होती है, इसीलिए लकड़ियों का सही उपयोग नहीं हो पाता है। इसमें एबॉनी और महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य रूप से एबॉनी और महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं। पतझड़ वन, जो पतझड़ वन है, ये वृक्ष पतझड़ वन ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें सागवान, साल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जो सागवान और साल हैं, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अन्य वृक्षों में अर्जुन, चंदन, चिरौंजी, हरे बहेड़ा, आंवला, सहतूत, बरगद, पीपल, कटहल, आम, जामुन, नीम, नारियल, बांस मानसूनी वन के रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? अर्जुन, चंदन, चिरौंजी, हरे बहेड़ा, आंवला, सहतूत, बरगद, पीपल, कटहल, आम, जामुन, नीम, नारियल, बांस आदि। ये न तो अधिक घने होते और न ही इनकी लकड़ी अधिक कठोर होती है। इनकी लकड़ियों का उपयोगी होती है। कोरधारी वन, यह वन पर्वत के अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इनमें देवदार, चीड़, हेमलॉक, स्प्रूस जाति के पेड़ पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियाँ मुलायम होती है। इन्हें काटना और उपयोग में लाना आसान होता है। ज्वारीय वन, तटीय भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें वृक्षों की बहुलता रहती है। लकड़ियों जलावन और छोटी नाव बनाने के काम में आती है। सुंदरी वृक्ष, केवड़ा, मैंग्रोव, हिरिटीरा, गरोन आदि मुख्य वृक्ष हैं। ताड़, नारियल के पेड़ भी मिलते हैं। तटीय वन भागों में ताड़ और नारियल के भी वृक्ष मिलते हैं। मरुस्थलीय वन, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें बबूल एवं खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। नागफनी और कैक्टस जाति की झाड़ियाँ भी पाई जाती है। भारत में वन संपदा की वृद्धि के उपायों पर प्रकाश डालें। भारत में वन संपदा की वृद्धि वनों के संरक्षण से हो सकती है। वन संपदा की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। काटे गए वृक्ष या क्षेत्र पर पुनः वृक्षारोपण करना। वनों से केवल परिपक्व वृक्षों को काटना चाहिए।
वनों के अग्निरक्षा पथ और अग्निरोधक पथ की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि अधिकांशतः अमेज़न के वनों में देखने को मिलता है। करनी चाहिए। वृक्षों को बीमारियों कीटाणुओं से बचाव हेतु वायुयान द्वारा दवा छिड़काव की व्यवस्था करनी चाहिए। सामाजिक वानिकी क्षतिपूर्ति वानिकी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अपार्टमेंट संस्कृति के निश्चित क्षेत्र पर वृक्षारोपण की व्यवस्था होनी चाहिए। अवैध कटाई पर अंकुश लगाना चाहिए। समाज में वृक्ष की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। जंगल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए, जिसके तहत पेड़ लगाओ अभियान को तेजी से लागू करना चाहिए। वनों की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। विशेष रूप से पड़ती और बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता बताते हुए इनके संरक्षण के उपाय बताइए। वन्य प्राणियों का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे जानवरों पक्षियों की रक्षा होती है, साथ ही पारितंत्र संतुलन बना रहता है। वन प्राणियों से समाज को अनेक लाभ है, इसीलिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है। वन प्राणी देखने में सुंदर होते हैं और जो मनोरंजन के साधन भी हैं। पर्यटक लोग इसे देखते हैं। वन प्राणी शिकार के लिए भी उपयुक्त हैं, साथ ही कृषि के लिए भी लाभदायक सिद्ध होते हैं। बहुत से छोटे जानवर जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे मांसाहारी वन्य पक्षी खा जाते हैं, जिससे समाज को लाभ मिलता है। वन्य प्राणियों से बहुमूल्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसका संरक्षण करना आवश्यक है। संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण के विशेष उपाय किए जा रहे हैं। इस विषय में सामयिक गणना की जाती है, जिससे उनकी नवीन स्थिति का पता किया जा सके। बाघ परियोजना एक सफल कार्यक्रम है। जो बाघ परियोजना है, ये एक सफल कार्यक्रम है। देश के विभिन्न भागों में 16 बाघ परियोजनाएं चल रही है। इसी प्रकार गेंडा परियोजना आसाम में विकसित की गई है। जो गेंडा परियोजना है वो आसाम में विकसित की गई है। भारतीय मैना राजस्थान और मालवा की दूसरी संकटापन्न प्रजाति की परियोजना है। यद्यपि शेर की संख्या भी घट रही है, और जो भारतीय मैना है वो राजस्थान और मालवा की दूसरी संकटापन्न प्रजाति है। देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत 5500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है। इस प्रकार के 13 क्षेत्र हैं, जो है देश में 63 राष्ट्रीय उद्यान देश में 63 राष्ट्रीय उद्यान, 358 वन्य जीव अभयारण्य, 35 चिड़ियाघर और 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए है। वन जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पक्षी और जानवरों की रक्षा हो, पारितंत्र संतुलन बना रहे। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। शिकार पर प्रतिबंध लगाना,
पशुओं के झुंड के शिकार पर रोक लगाना, अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए जाने चाहिए। वन्य जीव और बंदी प्रजनन किया जाना चाहिए। सेमिनार, कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। प्रजनन के लिए उचित दशाएं उपलब्ध प्रदान की जानी चाहिए। जो जीव जंतुओं के लिए प्रजनन के लिए उचित जो व्यवस्था है उसको प्रदान करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो उनके स्वास्थ्य की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि इस पाठ का सारांशीकरण, जो पूरा पाठ पढ़ने की जगह पर आपको मात्र इसका सारांश पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा एक बार, तो आपको पूरे पाठ का ये काम करेगा। ये देख सकते हैं कैसे सारांश से ये पूरा जो आपका है ये वन्य प्राणियों संसाधन इस पे है। कहाँ भाग रहा है इधर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ये आपको बिहार बोर्ड के साथ साथ NCERT के में भी बहुत मदद करेंगे।